दिल्ली सेवा बिल के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को सबसे पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने ही समर्थन दिया था और नीतीश कुमार के कारण ही आम आदमी पार्टी विपक्षी गठबंधन में शामिल हो पाई। लेकिन अरविंद केजरीवाल की ये राजनीति है कि काम निकलने के बाद वो किसी को पहचानते नहीं। अब कुछ ऐसा ही आम आदमी पार्टी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ करने जा रही है। बिहार में अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के महागठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। हालांकि बिहार में आम आदमी पार्टी की हालत बिहार में अच्छी नहीं है, बावजूद वे बिहार के चुनावी मैदान में ताल ठोकने की तैयारी में हैं। जाहिर है कि विपक्षी दलों की बैठक से पहले आम आदमी पार्टी की इस कोशिश से झटका लग सकता है। आम आदमी पार्टी के महासचिव संदीप पाठक ने दिल्ली में बिहार संगठन के नेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हालांकि उन्होंने माना कि चुनाव लड़ने के लिए एक मजबूत संगठन का होना जरूरी है। देखना दिलचस्प होगा कि विपक्षी दल खास तौर से जदयू और आरजेडी आम आदमी पार्टी के इस ऐलान को कितनी गंभीरता से लेते हैं। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यही नहीं, उससे पहले साल 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार समेत कुछ अन्य नेता साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटे हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी ये ऐलान कर विपक्षी दलों पर एक दबाव बना रही है। एक बैठक थी जिसमें महासचिव संदीप पाठक ने दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में बिहार संगठन के नेताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव लड़ने के लिए एक मजबूत संगठन का होना बेहद जरूरी है। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि वे गंदी राजनीति के कारण उतना आगे नहीं बढ़ पाया जहां उसे होना चाहिए था। आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी, लेकिन इसके लिए एक मजबूत संगठन का होना जरूरी है। मजबूत और विस्तारित करने के लिए अभी से मेहनत करनी होगी। बिहार में एक बार जब संगठन मजबूत हो जाएगा तो हम चुनाव लड़ेंगे और जीत भी दर्ज करेंगे। आम आदमी पार्टी ने यह ऐलान किया ऐसे समय में जब जल्द ही विपक्षी गठबंधन की बैठक होने वाली है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का मुकाबला करने और उसे 2024 के लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जीतने से रोकने के लिए आम आदमी पार्टी समेत 26 विपक्षी पार्टियां एक साथ आ गई हैं। इन 26 विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव के लिए नया गठबंधन बनाया है। संयुक्त विपक्ष की पहली बैठक 23 जून को पटना में, दूसरी 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में बुलाई गई थी। अब तीसरी बैठक 31 अगस्त 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। विपक्ष को लगता है कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग चांद पर नहीं बल्कि उनके सियासी इरादों पर हुई है। इन दिनों विपक्ष 26 में इसी बात की खलबली मची है और इसी वजह से कांग्रेस से लेकर टीएमसी तक हर पार्टी चंद्रयान 3 को लेकर उल्टे सीधे बयान दे रही है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने लोकसभा चुनाव और चंद्रयान 3 का जिक्र करते हुए बीजेपी पर तीखा हमला किया। महुआ मोइत्रा ने कहा कि इसरो के मिशन चंद्रयान 3 को भारतीय जनता पार्टी की भक्त और ट्रोल सेना आगामी 2024 लोकसभा चुनावों में अपने प्रचार उपकरण के तौर पर इस्तेमाल करेगी। महुआ मोइत्रा ने एक्स पर कहा कि इसरो अब बीजेपी का 2024 अभियान उपकरण है। चुनाव से पहले राष्ट्रवादी उन्माद भड़काने के लिए हर मिशन का इस्तेमाल किया जाएगा। भक्त और ट्रोल सेना दशकों के भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान को मोदी है तो मुमकिन है जादू के रूप में पैकेज करने के लिए 24 घंटे काम कर रही है। जागो भारत और नहीं, मैं राष्ट्र विरोधी नहीं हूँ। टीएमसी नेता एक और ट्वीट में लिखते हैं कि हाँ, इसरो का लैंडर चंद्रमा पर है, वो भी पहली बार नहीं। क्या हम बीजेपी को याद दिला सकते हैं कि नरेंद्र मोदी चांद पर नहीं उतरे? न ही बीजेपी आईटी सेल ने चंद्रयान के पीछे का शोध तैयार किया। बस कह रही हूँ, इसरो के चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से इस कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन देखी थी, जहां वे 22 से 24 अगस्त तक 15 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने गए थे। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के ठीक बाद पीएम मोदी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए देश की जनता को बधाई दी थी। अपने संबोधन के बाद उन्होंने इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को फोन भी किया था। पीएम मोदी शनिवार को चंद्रयान 3 मिशन की इसरो टीम से मिलने बेंगलुरु पहुंचे थे। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। तिहाड़ जेल की हवा खा रहे अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेताओं के नखरे बहुत हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सत्येंद्र जैन को तिहाड़ में मालिश करवाते तो सबने देखा है। फिलहाल अंतरिम जमानत पर चल रहे सत्येंद्र जैन को लेकर ईडी ने यह दावा किया कि सत्येंद्र जैन चाहते हैं कि तिहाड़ में उनके लिए एक स्विमिंग पूल हो जिसमें वे तैर सकें। सत्येंद्र जैन की अंतरिम मेडिकल जमानत की अवधि बढ़ाने का विरोध करते हुए ईडी ने दावा किया कि वे जेल के अंदर एक स्विमिंग पूल की मांग कर रहे हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन 2022 से ईडी की हिरासत में हैं। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के सामने तब आई जब सत्येंद्र जैन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चिकित्सा सलाह का हवाला देते हुए कोर्ट से उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाने की अपील की। सिंघवी ने कहा कि जैन रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के बाद परेशानियों से गुजर रहे हैं। हालांकि जांच एजेंसी ने ये तर्क देते हुए जमानत बढ़ाने का पुरजोर विरोध किया कि चिकित्सा सलाह उसकी अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि वे जेल में एक स्विमिंग पूल चाहते हैं, हर कोई इसे वहन नहीं कर सकता। एम्स की तरफ से जैन की स्वतंत्र जांच पर जोर देते हुए SV राजू ने कहा अगर जरूरी हो तो वे जैन को फिजियोथेरेपी के लिए स्विमिंग पूल में ले जा सकते हैं। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर वे फिजियोथेरेपी कराते हैं तो आप फोटो लेकर उन्हें शेयर करेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को दी गई मेडिकल अंतरिम जमानत को 1 सितंबर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। इसी दिन नियमित जमानत के लिए जैन की याचिका सूचीबद्ध भी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के 6 अप्रैल के आदेश को चुनौती देने वाली जैन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने उन्हें ये कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि उन्हें उनकी जमानत खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश में कोई वैधता नहीं मिली। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। नीतीश कुमार सपने देखते रह गए, ममता बनर्जी तैयारी करती रह गई और कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि राहुल गांधी ही विपक्षी गठबंधन के पीएम फेस होंगे। कांग्रेस ने यह ऐलान ऐन मुंबई में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक के ठीक पहले ही किया। मतलब ये कि पटना में लालू यादव ने दूल्हा और बारात वाली जो बात कही थी अब वह खुलकर सामने आ गई है। 2024 में विपक्षी बारात के दूल्हा राहुल गांधी ही होंगे और बाकी सब बाराती। अब सवाल ये उठता है, क्या नीतीश कुमार इसी के लिए इतना पसीना बहा रहे थे और ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक कदम ताल कर रहे थे? अगर ऐसा नहीं है तो फिर विपक्षी गठबंधन में भगदड़ मच सकती है। कांग्रेस नेता और राजस्थान से सीएम अशोक गहलोत ने साफ कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं से विचार विमर्श के बाद राहुल गांधी का नाम पीएम फेस के लिए तय किया गया है। विपक्षी गठबंधन की आवश्यकता के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने ऐसा दबाव बनाया जिसके परिणाम स्वरूप सभी विपक्षी दलों का गठबंधन हुआ है। गहलोत ने आगे कहा कि पीएम मोदी को अहंकारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2014 में बीजेपी केवल 31% वोटों के साथ सत्ता में आई थी, बाकी 69% वोट उनके खिलाफ ही थे। उन्होंने कहा कि जब तक पिछले महीने बेंगलुरु में विपक्षी गठबंधन की बैठक हुई उसके बाद से एनडीए डरा हुआ है। अशोक गहलोत से जब बीजेपी के उन दावों के बारे में पूछा गया कि एनडीए 2024 के चुनाव में 50% वोटों के साथ सत्ता में आने के लिए काम कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कभी भी इसे हासिल नहीं कर पाएंगे। जब मोदी अपनी लोकप्रियता के चरम पर थे तो वे ऐसा कर सकते थे, उनका वोट शेयर घट जाएगा और 2024 के चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अशोक गहलोत ने यह भी दावा किया कि पीएम मोदी 2014 में कांग्रेस की वजह से प्रधानमंत्री बने। उन्होंने पीएम मोदी की बोलने की शैली की आलोचना करते हुए कहा कि लोकतंत्र में भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय लोगों को करना चाहिए, सभी को उनकी पसंद का सम्मान करना चाहिए। पीएम मोदी ने कई वादे किए लेकिन जनता जानती है कि उनका क्या हुआ। गहलोत ने चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी को दिया। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता में भी नेहरू का योगदान अहम है और मौजूदा उपलब्धियां इंदिरा गांधी और नेहरू की कड़ी मेहनत का नतीजा हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना इसलिए की गई क्योंकि नेहरू ने वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का सुझाव सुना था। उन्होंने कहा उस समय अंतरिक्ष केंद्र का नाम कुछ और था, लेकिन इंदिरा गांधी की सत्ता में आने के बाद इसे बदलकर इसरो कर दिया गया। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दलों का गठबंधन जरूरी है, लेकिन पंजाब में कांग्रेस के नेता अब भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं हैं। ये बात कई बार पार्टी के नेताओं ने आलाकमान को बता दी है और ये भी कहा कि केजरीवाल के साथ गठबंधन कांग्रेस के लिए आत्मघाती साबित होगा। यूथ कांग्रेस के एक कार्यक्रम में विपक्ष के नेता कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि कांग्रेस के लोग ये जो नई जमात आई है इनका चेहरा देखने को राजी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जैसे बिना मर्जी की दोस्ती जो होती है, बिना मर्जी की शादी जब आप करवाते हो तो वो शादी दोनों परिवारों को नुकसान देती है।
हमारी पार्टी के कार्यकर्ता पंजाब विरोधी लोगों के साथ कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं रखना चाहते। बाजवा ने भगवंत मान की तुलना एडोल्फ हिटलर से की और कहा कि मान पर उन ज्यादतियों के लिए विशेष मुकदमा चलाया जाएगा जो वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस राज्य में सत्ता में आएगी, हम दीमकों को खत्म करने की व्यवस्था करेंगे। प्रताप सिंह बाजवा ने मंच पर मौजूद यूथ कांग्रेस प्रमुख श्रीनिवास बीवी से इस दृष्टिकोण को आलाकमान तक पहुंचाने का अनुरोध किया। ये दूसरी बार है जब पंजाब कांग्रेस के नेता ने आधिकारिक तौर पर गठबंधन का विरोध किया है। जून में राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गठबंधन के बारे में बातचीत शुरू होने के तुरंत बाद बाजवा ने अपनी आपत्तियां व्यक्त करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी। हालांकि उन्होंने गठबंधन के खिलाफ खुलकर कुछ नहीं कहा। पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने बताया कि उन्होंने राज्य इकाई के विचारों से आलाकमान को अवगत कराया था और उम्मीद थी कि पार्टी आलाकमान उन पर विचार करेगा। पार्टी नेता इस बात से सहमत हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ साझेदारी से कई समस्याएं पैदा होंगी, हम खत्म हो जाएंगी और बीजेपी को बढ़त मिल जाएगी। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर गठबंधन होता है तो एक दूसरे को वोट ट्रांसफर करना मुश्किल होगा। आम आदमी पार्टी कैडर का एक हिस्सा अपनी जड़ें कांग्रेस से जोड़ता है, वहीं कांग्रेस अपने वोट बरकरार रखना चाहेगी। हम गठबंधन के लिए पार्टी के लिए काम करने के बजाय राज्य में सत्तारूढ़ सरकार बनाना पसंद करेंगे। हम खत्म हो जाएंगे और बीजेपी को बढ़त मिल जाएगी। कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने कहा कि पंजाब में गठबंधन का ज्यादा महत्व नहीं होगा जहां भाजपा अप्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए है, लेकिन पंजाब में बीजेपी कैडर अप्रासंगिक है। बीजेपी यहां एक भी सीट नहीं जीत सकती, इसलिए गठबंधन करने का कोई मतलब नहीं है। खैरा ने कहा कि इस लेवल पर आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करना पार्टी कैडर के खिलाफ होगा। उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी कार्यकर्ता उन प्रतिशोधात्मक नीतियों के खिलाफ हैं जो मान ने पिछले 18 महीनों में हमारे खिलाफ अपनाई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली में केजरीवाल और एलजी के बीच मुकदमेबाजी का लंबा सिलसिला जारी है। अब लगता है कि पंजाब में भी भगवंत मान और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बीच ऐसा ही सिलसिला शुरू होने जा रहा है। लेकिन फर्क इतना है कि पंजाब में राज्यपाल के निशाने पर भगवंत मान और उसकी बिगड़ी जुबान है और जो उन्हें महंगी पड़ सकती है। राज्यपाल ने अंतिम तौर पर भगवंत मान को चेतावनी दे दी है कि अब वे उनके खिलाफ केस दर्ज करवाएंगे। सीएम मान ने राज्यपाल पुरोहित पर पलटवार किया। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि मैं सीएम भगवंत मान को 1 महीना या उससे कम का वक्त दूंगा। उसके बाद भी उन्होंने अगर मेरी चिट्ठियों का जवाब नहीं दिया तो मैं उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 124 के तहत आपराधिक मामला दर्ज करवाऊंगा। राज्यपाल पर रौब जमाने के आरोप में सीएम या किसी और पर मामला दर्ज किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए राष्ट्रपति को भी पत्र लिख सकता हूं। राज्यपाल ने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर है। मुझे हर दिन अनगिनत शिकायतें मिल रही हैं। नशीली दवाइयों की वजह से युवाओं की मौत हो रही है। पंजाब में हर 5 व्यक्ति नशे का आदी है। सीएम मान ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्यपाल पुरोहित पर पलटवार करते हुए कहा कि गवर्नर की चिट्ठियों में हमेशा एक चीज देखने को मिलती है, वो है पावर हंगर की झलक। उनके अंदर सत्ता की भूख है। साथ ही सीएम मान ने कहा कि गवर्नर साहब पंजाबियों के जज्बातों का टेस्ट न लो। हम पंजाबियों ने देश को आजादी लेकर दी है। देश की रक्षा के लिए हम सीना तान कर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि पंजाबियों की प्यार से चाहे जान भी ले लो, लेकिन हमारे हक छीनने की कोशिश की गई तो हम लड़ना भी जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।